दोस्तों, वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश चैनल पे आपका स्वागत है। ये है वॉरियर्स का प्लेटफॉर्म, योद्धाओं का प्लेटफॉर्म, और आप देख रहे हैं आज वॉरियर्स डे 23। ये देखिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें मैं कवर करूँगा 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। ये देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अ पोम इन विच एपिक कन्वेंशंस आर सबवर्टेड इज। जिस पोम में एपिक कन्वेंशंस को सबवर्ट कर दिया जाता है उस पोम को क्या कहते हैं? सब एपिकल पोम, एंटी एपिकल पोम, मॉकिंग एपिक या मॉक हेरोइक पोम। तो यहाँ पे देखिए मॉकिंग एपिक जैसा तो कोई टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे मॉक हेरोइक एपिक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, डी जवाब देने वाले यहाँ सबके सब सही हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कीप इन माइंड। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लेट मी एम्ब्रेस द सार एडवर्सरीज, वाइज मेन से इट इज द वाइजेस्ट कोर्स। कहाँ से ली गई हैं ये लाइनें, आपको ये बताना है। हेनरी 4 पार्ट 1 से ली गई हैं, हेनरी 5 से ली गई हैं, हेनरी 6 पार्ट 3 से ली गई हैं, हेनरी 8 से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्ड करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हेनरी 6 पार्ट 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, जो सार एडवर्सरीज हैं वही निंदक नियरे राखिए, कुछ इस तरह का सार है इसका। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी चंदन बिना। तो कुछ इसी तरह का हिंदी दोहे का यहाँ पर ये लाइनों का भी अर्थ है। लेट द एम्ब्रेस द सार एडवर्सरीज, फॉर वाइज मैन से इट इज द वाइजेस्ट कोर्स। द लाइन हैज बीन स्पोकन बाय किंग हेनरी 6 इन द प्ले। ध्यान में रखना है इस चीज को। वीनस एंड एडोनिस इज रिटन इन स्टैंजाज ऑफ, कितने स्टैंजा में लिखी गई है। इसके लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है, ये ध्यान में रखिएगा। और 6 लाइन स्टैंजा को ध्यान में रखने के लिए बहुत सारा दिमाग आपको नहीं लगाना है, बस ये ध्यान रखिए। एडोनिस में देखिए 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है ना, इसको याद रखिए। 6 लाइन्स में लिखी गई है, 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है। थोड़ा सा अपने ढंग से कोई ना कोई ट्रिक अपना के आप तैयार कर सकते हैं। ओके, शेक्सपियर इज बरीड इनसाइड द वेस्टमिनिस्टर अभी, होली ट्रिनिटी चर्च, प्रोटेस्टेंट सिमेट्री, क्राइस्ट चर्च। आपको रिस्पॉन्ड करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। होली ट्रिनिटी चर्च इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। इनक्विजिटिव, देखिए इनक्विजिटिव का क्या अर्थ होता है? ह्यूमरस होगा, क्यूरियस होगा, कॉम्प्लिकेट होगा, डल होगा, क्या होगा? इनक्विजिटिव देखिए दोस्तों वो व्यक्ति होता है जो बात बात पे कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन करे। नकारात्मक अर्थ में इनक्विजिटिव का यूज़ किया जाता है, कहने का मतलब कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन करे। मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन कर रहा है आपसे, आपके पर्सनल अफेयर्स के बारे में, आपके पर्सनल बिजनेस के बारे में, इट मीन्स वो व्यक्ति इनक्विजिटिव है। ठीक है, तो इसको बहुत सकारात्मक ढंग से नहीं लिया जाता। इफ़ यू आर इनक्विजिटिव इट मीन्स यू आर समवेयर ट्राइंग टू मेडल इन समबडी एल्स अफेयर्स। किसी और के अफेयर में मेडल करना, हस्तक्षेप करना ठीक नहीं होता ना। लेकिन यहाँ पर इसका सबसे नज़दीकी वर्ड क्या हो जाएगा? क्यूरियस। तो क्यूरियस हालांकि पॉजिटिव वर्ड है लेकिन ये नेगेटिव वर्ड है। ये जिज्ञासु है, जिज्ञासु होना अच्छी बात है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम पर जिज्ञासु हो जाना कि उस किसी व्यक्ति के पर्सनल मैटर्स के बारे में आप कुछ ज़्यादा ही पूछताछ करने लगे, वो इनक्विजिटिव होगा। लेकिन सबसे नज़दीकी वर्ड ये है यहाँ पर। इनक्विजिटिव देखिए डिसअप्रूविंग होता है, कहने का मतलब इसको सकारात्मक अर्थ में नहीं लिया जाता। अगर कोई इनक्विजिटिव है, आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट अबाउट व्हाट अदर पीपल आर डूइंग, कुछ ज़्यादा ही प्रश्न पूछना और ये जानने की कोशिश करना कि दूसरे क्या कर रहे हैं, मतलब दूसरे क्या कर रहे हैं उसमें ज़्यादा चिंता रहती है इसकी, जो इनक्विजिटिव रहता है। डोंट बी सो इनक्विजिटिव, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। यू जैसे होगा, डोंट बी सो इनक्विजिटिव, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, कि इतना ज़्यादा तुम्हें पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है, अपने काम से काम रखो। लैसीट्यूड का सिनोनिम बताना है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अगर, तो लैसीट्यूड दिखाता है टायर्डनेस को, ध्यान में रखिएगा। सिनोनिमस है टायर्डनेस का। आइए इस वर्ड का भी पोस्टमार्टम करते हैं। लैसीट्यूड, अ स्टेट ऑफ फीलिंग वेरी टायर्ड इन माइंड और बॉडी, लैक ऑफ एनर्जी। इफ़ यू आर लैकिंग इन एनर्जी, इफ़ यू आर फीलिंग टायर्ड, तो ये हो जाता है लैसीट्यूड। आई वॉज ओवरकम बाई लैसीट्यूड, ऐसे यूज होता है। मेंडासिटी,
मेंडासिटी का एंटोनिम बताना है आपको, बताएं। यहाँ पर एंटोनिम बताना है, ये ध्यान में रखना है। तो पहले तो ये आपको जानना होगा कि मेंडासिटी का अर्थ क्या होता है, उसके बाद ही आप एंटोनिम बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो ये झूठ बोलने से मतलब होता है, तो इसका एंटोनिम ऑनेस्टी हो जाएगा। आइए इसको और ध्यान से देख लेते हैं। मेंडासिटी द एक्ट ऑफ नॉट टेलिंग द ट्रुथ, एक्ट ऑफ टेलिंग द फेयरी टेल, क्या हो जाएगा? मेंडासिटी। लाइंग जिसे कहते हैं, पॉलिटिशियंस अक्यूज्ड ऑफ हिपोक्रेसी एंड मेंडासिटी। बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, दे आर इन द हैबिट ऑफ हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब धूर्तता की हैबिट में होते हैं, मेंडासिटी का मतलब झूठ बोलने की हैबिट में होते हैं। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे। ओके, तो मेंडासिटी इसे कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। निबल, अगर कोई व्यक्ति निबल है, इसका मतलब वो बहुत डायनेमिक है, बहुत ऊर्जावान है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा को दिखाता है। ओके, निबल। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्लगिश हो जाएगा, चूँकि ये बहुत लेथार्जिक टाइप का व्यक्ति होगा। आइए निबल को देख लेते हैं, ये पढ़ा जाएगा निम्बल। निम्बल का मतलब होता है एबल टू मूव क्विकली एंड ईजिली, बहुत जल्दी ये मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह। कहने का मतलब बहुत फुर्ती होगी इसमें जो निबल होगा। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों? ये देखिए, अजाइल हो जाएगा। यू नीड निबल फिंगर्स फॉर दैट जॉब। इस जॉब में आपकी फिंगर्स बहुत निबल होनी चाहिए, मतलब बहुत क्विकली मूव करनी चाहिए। इफ़ यू, अगर आपको कुछ टाइप करना है, कुछ करना है, तो वहाँ पे फिंगर्स की निम्बलनेस की ज़रूरत होती है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग, जिसकी स्पेलिंग बहुत ख़राब है। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक्स उससे बहुत होते हैं, उसे क्या कहेंगे? कैकोग्राफिस्ट, कैनिबल, फैटलिस्ट, सिनिक। एंड अगेन दोस्तों, लेट मी टेल यू, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर शोइंग टू मच लव, टू मच अफेक्शन मेरी टीचिंग स्टाइल को फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके, टेलीग्राम पर और विभिन्न माध्यमों के जरिए मेरी हौसला अफजाई करने के लिए कि सर आपका टीचिंग मेथड बिल्कुल अलग है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ये आपका प्यार है, आपका ही ये दुलार है कि हम इतनी फुर्ती से पढ़ा पाते हैं, इतनी एनर्जी के साथ पढ़ा पाते हैं। थैंक यू वेरी मच। वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग, उसे क्या कहेंगे? कैकोग्राफिस्ट कहेंगे। ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट कैन नॉट बी एंटर्ड बाई फोर्स, जिस जगह ज़बरदस्ती आप नहीं घुस सकते उस जगह को क्या कहेंगे? ब्रूड कहेंगे, इम्प्रेग्नेबल कहेंगे, फैक्सिमिली कहेंगे, इफिमेरल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे इम्प्रेग्नेबल हो जाएगा, जो अभेद्य या जहाँ बलपूर्वक ना घुसा जा सके वो इम्प्रेग्नेबल हो जाएगा। A figure of speech in which there is an exaggerated statement not to be taken literally is, एक फिगर ऑफ स्पीच जिसमें एग्जैजरेशन किया जाता है और लिटरली उसकी मीनिंग नहीं लेनी चाहिए। कहने का मतलब, अब जैसे ये कहा जाता है कि सुदामा से मिलने के बाद कृष्ण ने क्या कहते हैं, इतना कृष्ण की आंखों में आंसू आए कि पूरा उन्होंने उनका पैर ही आंसुओं से धुल दिया। ये एग्जैजरेशन है। इसका मतलब कृष्ण भगवान बहुत इमोशनल हो गए। इसका ये मतलब नहीं होता कि बिल्कुल वो उन्होंने बिल्कुल पूरे आंसुओं से ही उनका पैर धो दिया। ये एग्जैजरेशन है, ये हाइपरबली है, ये ओवर स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में हाइपरबली हो जाएगा, जो कि ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पर एग्जैजरेशन किया जाता है, जिसे लिटरली नहीं लिया जाता। उसके भाव को समझना चाहिए हमें। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में बदलना है। लिसन एंड आई विल टेल यू ऑल, यहाँ पर इसको कॉम्प्लेक्स में बदलिए, क्या होगा? इफ़ यू लिसन आई विल टेल यू ऑल, लिसन एंड नो ऑल, लिसन केयरफुली टू नो ऑल, इफ़ यू लिसन टू मी आई विल टेल यू एवरीथिंग। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देना है आपको। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में बदलना है, तो इफ़ यू लिसन आई विल टेल यू ऑल। अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच माई lecture which is approx 2 hours lecture on और application। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दीज आर वेरी इजी टॉपिक्स, और बहुविकल्पीय प्रश्नों में तो और भी कोई समस्या नहीं होती। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज अपॉइंटेड द लैटिन सेक्रेटरी ड्यूरिंग द प्योरिटन गवर्नमेंट। अगेन अ क्लीशे टाइप बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर डी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। मिल्टन को अपॉइंट किया गया था लैटिन सेक्रेटरी प्योरिटन गवर्नमेंट के दौरान। क्वेश्चन नंबर 14, शेक्सपियर्स ओनली सन हैमनेट डाइड इन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन आई वुड से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। कब इसकी डेथ हुई आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देना है। तो यहाँ बी जिनके मन में जवाब आ रहा है वो बिल्कुल सही है, 11 अगस्त 1596, 11 अगस्त 1596, ध्यान में रखिएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। हैमलेट शेक्सपियर वॉज द ओनली सन, ये शेक्सपियर
Hamlet Shakespeare was the only son of William Shakespeare and is twin to Judith. Hamlet Shakespeare was named after Hamlet Sadler. किसके नाम पर इसका नाम शेक्सपियर ने रखा था? हैमलेट सैडलर के नाम पे इसका नाम हैमलेट रखा गया था। अ फ्रेंड ऑफ शेक्सपियर फैमिली, जो कि शेक्सपियर फैमिली के, शेक्सपियर परिवार के दोस्त थे। हैमलेट सैडलर, उसी के नाम पर हैमलेट नाम रखा था शेक्सपियर ने, जिसकी डेथ हो गई थी। How could the murderer be as cool as cucumber after doing such serious crime? आपको बताना है इडियम का मतलब as cool as cucumber। क्वेश्चन नंबर 15, to act credibly और ये क्रेडिबली नहीं है, क्रेडिटेबली, और ट्राइंग टू डू समथिंग दैट कांट बी अचीव्ड, टू बी वेरी calm and relaxed, अर्निंग्स ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ पर एज कूल एज कुकुम्बर, इस एक्सप्रेशन का अर्थ होगा टू बी वेरी काम एंड रिलैक्स्ड। ध्यान में रखना है आपको, वेरी काम एंड वेरी कामली, स्पेशली व्हेन दिस इज सरप्राइजिंग। उस अवस्था में आप बिल्कुल कूल रहो जबकि वो अगले को आश्चर्य करने वाला हो कि इस परिस्थितियों में भी ये कैसे कूल रह सकता है। She walked as cool as cucumber as if nothing had happened. वो ऐसे टहलते हुए जा रही थी, ऐसे रिलैक्स्ड होके टहलते हुए जा रही थी मानो कुछ हुआ ही ना हो। मतलब उसके साथ समथिंग बैड हैपेंड या समथिंग बिग हैपेंड, बट शी वॉज एज कूल एज कुकुम्बर। ओके, आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, ये क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देना है। तो यहाँ पे बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। हिंडर करना या रिस्ट्रिक्ट कर देना, किसी चीज़ में बाधा डालना, ये इसका मतलब होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। टू मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर समवन टू अचीव समथिंग दे हैड प्लान टू डू, उन्होंने जो प्लान किया अचीव करने के लिए, जब उसमें आप बाधा बन जाते हैं तो ये एक्सप्रेशन यूज होता है। ओके, हर लेटर रियली पुट ए स्पोक इन आवर व्हील। He said she had been weeping for an hour. इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। बताएं क्या होगा? चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर विजिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए। अगेन लेट मी रिमाइंड यू, दिस इज द वॉरियर्स प्लेटफॉर्म, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको वही दिया जाता है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। सीधी बात, नो बकवास। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर ए जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। He said that she had been weeping for an hour। आपको यहाँ पर वो पैरामीटर्स दिखाए जाते हैं जिन पैरामीटर्स पे चल के आप सफल हो सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें @वसु, आपको हमारा चैनल द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश खुल के आएगा, उसे ज्वाइन कीजिए। और आप हमें ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ऐप गूगल प्ले पर आप जाएंगे, द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश सर्च करेंगे तो वहाँ पर ये निकल के आएगा ऐप। और इसके अलावा आप इन केस आप कोई क्वेरी करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर्स दिए हुए हैं, वहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट? किसने कहा वर्ड्सवर्थ को कि स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट? क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। विलियम हैजलिट ने ऐसा बोला था वर्ड्सवर्थ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। वन ऑफ मिल्टन्स मोस्ट फेमस ट्रैक्ट्स इन विच ही सीक्स टू जस्टिफाई द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, जहाँ पर ये चार्ल्स फर्स्ट की बीहेडिंग को, उसकी फांसी को सही ठहराते हैं। कौन सा ऐसी रचना है जहाँ पर इन्होंने जस्टिफाई किया है एग्जीक्यूशन के, चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन को, जहाँ पर इन्होंने पक्ष लिया है कि पूरा का पूरा हक होता है पब्लिक को कि वो राजा को, एक सॉवरेन राजा को सजा दे सके। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देना है तो यहाँ सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। आइकोनोक्लास यहाँ पर सही आंसर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। And now the happy season once more fits, that lovesick love by pleading may be blessed. For lovers say the heart hath treble wrong, when it is barred the aidance for the tongue. The above lines are from, कहाँ से ये लाइनें ली गई हैं बताइए? फिर से एक बार आपके लिए रीड करता हूँ। And now the happy season once more fits, the lovesick love by pleading may be blessed. The lovers say the heart hath treble wrong, when it is barred the aidance of the tongue.
क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए। बताएं ये कहाँ से ये लाइनें ली गई हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इनको गूगल जरूर कीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो यहाँ पर डी विकल्प बिल्कुल सही है, वीनस एंड एडोनिस से ली गई हैं ये लाइनें, इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको एक बार गूगल कर लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के ये 20 क्वेश्चंस थे जो वॉरियर्स के प्लेटफॉर्म पर आपको दिए गए। इन क्वेश्चंस को एडिट किया, तैयार किया वसुंधरा मैम ने और आपके सामने रीड किया, और आई मेड यू अंडरस्टैंड, it is made you understand by पंकज कुमार ओझा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।